नमस्कार, आदाब। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या घटा दुनिया में इस हफ्ते। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुंबई हमले के आरोपी डेविड हेडली का बड़ा बयान। हमले में पाकिस्तानी फौज और आईएसआई का हाथ। जीका वायरस के खतरे के बावजूद ब्राजील में कार्निवल की धूम। और सियाचिन में हुए कुदरती हादसे में भारतीय फौज के 10 जवान शहीद। लेकिन इलाके से सैनिक हटाने का जोखिम नहीं ले सकता भारत। पाकिस्तान की हुकूमत पर आतंकवादियों को समर्थन देने के इल्जाम कई बार लगते आए हैं। भारत समेत अधिकतर देशों ने कई बार पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ऊपर लगे आरोपों से हमेशा ही इनकार किया है, कभी सिरे से खारिज करके तो कभी सबूतों को नाकाफी बताकर। लेकिन इस बार पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो गया है। उसका झूठ उजागर हो चुका है। 26/11 के मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात तो बहुत पहले ही सामने आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान बेशर्मों की तरह लगातार इनकार करता रहा। हालांकि पाकिस्तान के झूठ से पर्दा उठ चुका है। ये पर्दा उठाया है मुंबई बम धमाकों के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ने। डेविड हेडली ने शिकागो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही सुनवाई में एक के बाद एक खुलासे किए। हेडली ने मुंबई हमले की प्लानिंग से लेकर उसे अमली जामा पहनाने की जानकारी पूरी तफसील से बयान की है। हेडली ने यह भी बताया कि कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा की मदद से मुंबई हमलों को अंजाम दिया था। इस हमले में लश्कर के मुखिया हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी समेत आईएसआई के तमाम अफसरों का अहम किरदार था। मुंबई में हमला कब और कहां करना है और यह हमला कितनी जगहों पर अंजाम दिया जाएगा, इसके बारे में पूरी प्लानिंग आईएसआई ने की थी। अच्छी बात यह है कि पहली बार ये सब एक न्यायिक प्रणाली के मुताबिक हो रहा है। कोर्ट के रिकॉर्ड पे जुडिशियल लीगल एविडेंस बन के आ रहा। तो पूरी आईएसआई का नाम इसमें आया है। पाकिस्तान अभी तक कहता रहा है कि साहब हम भी उतने सताए हुए हैं जितने आप, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमारा तो कुछ लेना देना इनसे है ही नहीं। ये सफ़ेद झूठ। और डेविड हेडली की जो टेस्टिमनी है उसने इस सफ़ेद झूठ को नेल किया। जमात-उद-दावा का सरबराह जो आज पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, उसने डेविड हेडली समेत तमाम आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी। दहशतगर्दी की ये ट्रेनिंग पहले लाहौर और फिर मुजफ्फराबाद के कैंपों में दी गई थी। हाफिज ने दहशतगर्दों को मोटिवेट करते हुए उन्हें जिहाद करने के लिए कहा। यह साजिश कितनी घिनौनी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हेडली ने ट्रेनिंग के बाद भारत के खिलाफ हमले करने की बात कही तो आईएसआई ने कहा कि उसका इस्तेमाल किसी बड़े काम के लिए किया जाएगा। इससे साबित होता है कि मुंबई हमले की साजिश का मंसूबा बहुत पहले से ही तैयार किया जा रहा था। अगर आप चाहें तो आप यूएन के पास जाएं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 कहती है हर देश को का फर्ज है कि वो एक्ट करे टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ, उनके ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस नेटवर्क के खिलाफ। पाकिस्तान ना सिर्फ नहीं कर रहा बल्कि वो उसकी सरकार खुद इनको ट्रेन कर करके भेज रही है, रिक्रूट करके, ट्रेन करके, पैसा दे के उनको इन्फिल्ट्रेट करा रही है। फिर मिनट बाय मिनट उनको सैटेलाइट फोन पे कंट्रोल कर रहे हैं उनके अफसर। और फिर ऐसे देश को टेररिस्ट स्टेट बनाना, घोषित करना चाहिए। इस पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगनी चाहिए जब तक ये ऐसी हरकतों से बाज नहीं आती। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई, लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ी है। यही नहीं बल्कि उनके अल-कायदा और तालिबान के साथ भी मजबूत रिश्ते हैं। ओसामा बिन लादेन का एबटाबाद में मारा जाना भी आईएसआई के अल-कायदा के साथ ताल्लुकात को उजागर करता है। आज पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना है और पाकिस्तानी फौज उनकी सबसे बड़ी सरपरस्त। जो पैसा अमेरिका और दूसरे देश पाकिस्तान को दहशतगर्दों के सफाई के लिए देते हैं, उसी पैसे से
दहशतगर्दों की आबियारी की जा रही है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। समुद्र के किनारे बसा ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरियो मौज मस्ती और अपने बिंदास अंदाज के लिए जाना जाता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ होने वाले कार्निवल के लिए। संगीत की तेज धुनों के बीच सांबा डांस और रंग बिरंगी झांकियां इस कार्निवल का मुख्य आकर्षण होती हैं। वैसे तो पूरा ब्राजील इस दौरान मस्ती के रंग में डूब जाता है, लेकिन जो बात रियो डी जेनेरियो में है वो कहीं और नहीं। हालांकि पिछले कुछ वक्त से ब्राजील में जीका वायरस नाम की बीमारी तेजी से फैल रही है, इसलिए ऐसी आशंका थी कि इस बार कार्निवल का जश्न कुछ फीका रहेगा। लेकिन एक बार जब कार्निवल शुरू हुआ तो सभी इसकी मौज मस्ती में रंगे नजर आए। ब्राजील एक बार फिर मौज मस्ती में डूबा नजर आया। ये मौका था ब्राजील के विश्व प्रसिद्ध कार्निवल का। 5 दिन तक चलने वाले इस रंग बिरंगे कार्निवल को देखने के लिए पूरी दुनिया से पर्यटक ब्राजील पहुंचे। तरह तरह की कलरफुल ड्रेसेस, नाच गाना और हर तरफ जश्न का खुमार। मौज मस्ती के शौकीन दुनिया भर के लोगों को पूरे साल इस फेस्टिवल का इंतजार रहता है। खास तौर पर यहाँ का सांबा डांस तो पूरी दुनिया में काफी शोहरत हासिल कर चुका है। हमें इस कार्निवल का इंतजार रहता है। हम पूरे साल इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं और इसे काफी एंजॉय करते हैं। यूं तो कार्निवल सिर्फ 5 दिनों के लिए ही आयोजित होता है, लेकिन इसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। या अगर यूं कहें कि इसकी तैयारी पूरे साल चलती है तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ होने वाले तमाम आयोजन के लिए बहुत पहले से ही टिकटों की बिक्री शुरू हो जाती है। तरह तरह के मुखौटे और बड़े बड़े स्टैच्यूज इस कार्निवल का एक अहम हिस्सा होते हैं। First time to South America, first time to Rio, first time to Carnival, first time dancing in Carnival, so very excited. रियो में कार्निवल की शुरुआत 1723 में हुई थी। तब से इसकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता गया। यूं तो कार्निवल तमाम देशों में मनाए जाते हैं, लेकिन जो बात रियो के कार्निवल में है वो कहीं और देखने को नहीं मिलती। कार्निवल की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा पहुँचता है और हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। हालांकि इस बार नजारा कुछ अलग ही था। दरअसल ब्राजील में जीका वायरस नामक रहस्यमय बीमारी ने कहर बरसा रखा है, इसलिए विदेशी पर्यटक उतनी बड़ी तादाद में ब्राजील नहीं पहुंच पाए जितना हर साल पहुंचते हैं। लेकिन जो भी यहां आया उसने जश्न का पूरा लुत्फ उठाया। Everything's very beautiful. The music's fantastic. The schools, the people, everything's great. Yeah, well, I think it's a real concern. Both the Zika and the dengue viruses they're a big concern. I'm glad they're being advertised. I think people need to be even more aware about it than they are. ऐसा नहीं है कि ब्राजील में सिर्फ रियो डी जेनेरियो में ही कार्निवल मनाया जाता है, बल्कि यहाँ के तमाम छोटे बड़े शहरों में कार्निवल का आयोजन होता है। लेकिन फिर भी कहीं और का कार्निवल उतना मशहूर नहीं है जितना रियो का। रियो कार्निवल न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवल है, बल्कि इसकी वजह से रियो को कार्निवल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब पेश है हमारा सेक्शन खबरें सुपरफास्ट। हांगकांग में 1 साल के बाद फिर से पुलिस और नागरिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। हालांकि इस बार मसला थोड़ा अलग था। यहाँ लोग चीन का विरोध करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे, बल्कि ये लोग पुलिस के उस आदेश से नाराज थे जिसमें उसने हॉकरों को काम बंद करने के लिए कहा। इस मसले पर काफी देर संघर्ष चलता रहा। इस दौरान दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और देसी हथियारों से हमला किया, जिसके चलते पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। हालांकि बाद में ये मामला शांत हो गया।
जापान जितना अपनी टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है, उतना ही अपनी खूबसूरती के लिए भी मकबूल है। जापान आने वाले पर्यटकों के लिए घूमने फिरने के बहुत से विकल्प मौजूद हैं। कानागावा में मौजूद हकोने टाउन ऐसी ही एक जगह है जहां हर वक्त सयाहों का तांता लगा रहता है। ये जगह गर्म पानी के चश्मों के लिए काफी मशहूर है। न सिर्फ जापानी बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं। यहाँ एक सराय है जो सैकड़ों साल पुरानी है। यहाँ जब कोई पर्यटक आता है तो उसका स्वागत पारंपरिक तरीके से किया जाता है। लोगों को खास किस्म के जापानी कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। हकोने टाउन के अलावा योकोहामा जूलॉजिकल गार्डन भी काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसे सन 1999 में बनाया गया था। ये चिड़ियाघर काफी बड़ा है और अधिकारियों की कोशिश होती है कि जानवरों को प्राकृतिक वातावरण में रखा जाए। यहाँ बहुत से ऐसे जानवरों की प्रजातियाँ भी मौजूद हैं जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। यहाँ एक रिसर्च सेंटर भी है और ये इंडोनेशिया के साथ मिलकर विलुप्त प्राय पक्षियों पर रिसर्च भी कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में नया विवाद पैदा हो सकता है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि इस इलाके में वो और भारत मिलकर पेट्रोलिंग करें। इस मामले में भारत के साथ भी उसकी बातचीत हो सकती है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन को कड़ा संदेश देना चाहिए। राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार बिन रोड्स ने कहा कि ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत हल किया जाना चाहिए, न कि बड़े देश छोटे देशों को धमकाकर इसका समाधान करें। हालांकि ऐसी किसी भी कार्रवाई का चीन ने तीखा विरोध किया है और इसे अपने आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बताया है। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। छह 6,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर, जिसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान भी कहा जाता है, जहां सैनिक दुश्मन की गोलियों से कम और सर्द मौसम की वजह से ज्यादा मरते हैं। सियाचिन में भारत और पाकिस्तान के हजारों फौजी तैनात हैं। यहां कुछ दिन पहले हुए एक हादसे में भारतीय फौज के 10 जवान मारे गए। ऐसे में ये सवाल फिर से जोर पकड़ रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान दोनों को ही इस इलाके से अपने फौजी वापस बुला लेने चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत उस पड़ोसी पर भरोसा कर सकता है जिसने उसे कारगिल जैसा धोखा दिया है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला के सबसे बड़े ग्लेशियर सियाचिन में भारत की फौज सन 1984 से तैनात है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हो सका। इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। इस बात की भनक मिलते ही भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और पाकिस्तान को खदेड़ दिया। पाकिस्तान इस इलाके से पीछे हटा तो जरूर, लेकिन उसने ये इलाका खाली नहीं किया। पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबे भांपकर भारत ने भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्लेशियर पर कब्जा बनाए रखा। लेकिन कुछ वक्त पहले हुए हादसे के बाद ये बात फिर से उठ रही है कि बेहद चुनौतीपूर्ण इस इलाके में सेना के जवान आखिर कब तक शहादत देते रहेंगे। भारत और पाकिस्तान में आपस में कोई ट्रस्ट नहीं है। अभी पाकिस्तान बेशक यूँ कहे कि आप इसको डिमिलिटराइज कर दो, बाकी कश्मीर की बात नहीं करता है, बाकी मसलों की बात नहीं करेगा, क्योंकि पहाड़ों में जब आप पोजीशन लेते हैं तो हाइट का आपको एडवांटेज मिलता है। हम हाइट पर बैठे हुए, पाकिस्तान स्लोप पर है, इसीलिए वो सिर्फ सियाचिन की बात करेगा। भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि सियाचिन का मुद्दा दोनों देशों के लिए सिर्फ नाक की लड़ाई है और इसे आसानी से हल किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ कई सैनिकों की जान हर साल कुर्बान होने से बच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भारी भरकम खर्च से भी बचा जा सकेगा। आंकड़ों के मुताबिक सियाचिन में फौज के रखरखाव पर प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस रकम का एक बड़ा हिस्सा हेलीकॉप्टर द्वारा राशन, केरोसिन, दवाइयाँ, फाइबर टेंट आदि लाने ले जाने में खर्च होता है।
सियाचिन में तैनात भारतीय जवानों को बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन सारे मसलों से भारत बखूबी वाकिफ है, लेकिन सियाचिन से फौज वापसी में जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि अगर भारत के हटते ही पाकिस्तान के फौजी वहां काबिज हो गए तो उन्हें हटाना बेहद मुश्किल और काफी जोखिम भरा होगा। तो मेरी राय बिल्कुल इसके हक में नहीं है कि अभी हम वहाँ से नीचे आने की कोई बात सोचें। जिस दिन हम आ गए, मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अगले दिन वहाँ आके बैठ जाएगा, और एक बार वो बैठ गए तो उनको फिर वहाँ से हटाना अगर ज़रूरत पड़ी तो बहुत मुश्किल और कॉस्टली होगा। भारत अतीत में पाकिस्तान पर यकीन करने की गलती कर चुका है, इसलिए वो कोई भी कदम जल्दबाजी में उठाना नहीं चाहता। युद्ध विराम की शर्तों का लगातार उल्लंघन, करगिल में घुसपैठ, आतंकवाद पर नकेल कसने के खोखले दावे जैसे कई कारण मौजूद हैं, जिनकी वजह से भारत अपने इस पड़ोसी मुल्क पर यकीन नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अभी तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है जिससे भारत उस पर यकीन कर सके। यही वजह है कि भारत सियाचिन पर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बच रहा है। अब पेश है हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। हॉलीवुड में हर हफ्ते कोई ना कोई नई फिल्म रिलीज होती है। इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म है डैड्स आर्मी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है कैथरीन ज़ीटा जोन्स, टूबी जोन्स और टॉम कॉटिनी ने। हाल ही में इसका प्रीमियर लंदन में आयोजित किया गया। ये फिल्म 60 के दशक में BBC पर प्रसारित होने वाली टीवी सीरीज पर आधारित है। ज़ीटा जोन्स ने इसमें एक नाजी जासूस की भूमिका निभाई है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग उत्तरी इंग्लैंड में हुई है। इस मौके पर फिल्म के कलाकारों का कहना है कि इसकी तुलना पहले प्रसारित हो चुकी टीवी सीरीज से बिल्कुल न की जाए। हैरी पॉटर एक बेहद लोकप्रिय किरदार है। हैरी पॉटर पर आधारित जितने भी उपन्यास और फिल्में आई, सभी सुपरहिट साबित हुई। इसकी लेखिका J.K. रोलिंग ने कुछ साल पहले ऐलान किया था कि अब वो हैरी पॉटर सीरीज की कोई नई किताब नहीं लिखेंगी, लेकिन दुनिया भर से बेहद मांग के बाद अब वो इस सीरीज को आगे बढ़ा रही हैं। हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड इस सीरीज की अगली कड़ी होगी। इसमें हैरी पॉटर के आखिरी पार्ट हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोस के 19 साल बाद की कहानी दिखाई जाएगी। इसे 2 हिस्सों में तैयार किया जाएगा। इसे सीरीज का 8वां भाग माना जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि हैरी पॉटर के अब तक 7 पार्ट आ चुके हैं और आखिरी पार्ट 2011 में रिलीज हुआ था। आजकल बॉलीवुड एक्ट्रेस को हॉलीवुड सिनेमा खूब रास आ रहा है। एक तरफ प्रियंका चोपड़ा ऑस्कर अवार्ड में प्रोग्राम को होस्ट करने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर दीपिका पादुकोण अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज की शूटिंग में व्यस्त हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म के निर्देशक DJ करूसो के साथ एक फोटो भी शेयर की है। फिल्म में दीपिका के अलावा जाने माने कलाकार विन डीजल भी नजर आएंगे। ऐसी चर्चा है कि दीपिका इस फिल्म में एक शिकारी और प्रेमिका का किरदार निभाएंगी। पॉप स्टार लेडी गागा के मंगेतर टेलर किन्ने ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि गागा ने मुझे पहली मुलाकात के दौरान एक चांटा जड़ दिया था क्योंकि मैंने उन्हें अचानक किस कर दिया था। गागा को मेरी इस हरकत का जरा भी अंदाजा नहीं था। किन्ने ने कहा कि मुझे याद है कि मैं उनके साथ डांस कर रहा था और इसी दौरान मैंने उन्हें चूम लिया। इससे वो शॉक्ड रह गई और वो उठी और मुझे तुरंत चांटा जड़ दिया। हालांकि बाद में हमने आपसी गलतफहमी दूर कर ली और जल्द ही हम शादी करने वाले हैं। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।